नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो 24 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, जो शेष प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, प्रतिक्रिया को किस में मापा जाता है। प्रतिक्रिया का से क्या हो गया, रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस को किस में मापा जाता है। रिएक्टेंस कौन सा, एक तो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। इनको किस में मापा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी इसमें डायरेक्ट पूछा है कि रिएक्टेंस को किस में मापा जाता है, तो रिएक्टेंस को ओम में मापा जाता है। यानी चाहे इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो भी इसका मात्रक ओम होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो भी इसका मात्रक ओम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम में मापा जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.12 कूलम आवेश स्टोर करता है तो इसकी क्षमता होगी। यानी सी का मान पूछा है। अब देखो क्या दे रखा है कि कोई संधारित्र है जो 10 वोल्ट पर V बराबर है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पर आवेश कितना स्टोर कर रहा है, क्यों बराबर है 0.12 कूलम स्टोर कर रहा है, तो इसकी क्षमता यानी इसका मान C बराबर क्या होगा। तो सूत्र क्या है, क्यों बराबर होता है C इंटू V। अब देखो V दे रखा है, क्यों दे रखा है, C ज्ञात करना है, यानी कैपेसिटेंस C बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बटा V। क्यों का मान, आवेश का मान कितना है 0.12 बटा V का मान कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 0.012। कैपेसिटेंस किस में आएगा, फेरेड में, तो 0.012 फेरेड, यानी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.012 एफ। किस में है, बी ऑप्शन में। देखो तो राइट आंसर हो गया बी 0.012 एफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़े जाता है तो इसकी कुल धारिता क्या होगी। सीटी बराबर क्या होगा यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो देखो क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र है, मान लो ये 3 संधारित्र है, प्रत्येक का मान बता रहा है 10 माइक्रोफेरेड, तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी Ct बराबर क्या होगा। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये भी है 10 माइक्रोफेरेड, ये भी है 10 माइक्रोफेरेड और ये भी है 10 माइक्रोफेरेड। यदि 3 या 3 से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं हम, यानी 2 या 2 से अधिक समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कुल कैपेसिटेंस Ct बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस 3 है तो C3, 4 तो C4, इस प्रकार से कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 माइक्रोफेरेड। किस में है, ए ऑप्शन में। देखो 30 माइक्रोफेरेड, तो राइट आंसर हो गया ए 30 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी हो। यानी डीसी में या पल्सेटिंग डीसी में सामान्यतः किस संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, सेरामिक कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर उच्च आवृत्तियों में या एसी में काम में लिया जाता है। पेपर कैपेसिटर ये भी एसी में, वायु अब वायु एसी में ही काम में लिया जाता है ज्यादातर, या उच्च फ्रीक्वेंसी में भी काम लेते हैं। विद्युत अपघटय संधारित्र सही है, माइका यानी अभ्रक संधारित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यानी विद्युत अपघटय कैपेसिटर को डीसी या पल्सेटिंग डीसी में मुख्यतः या ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, विद्युत अपघटय संधारित्र यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है। यानी जो आरेख दे रखा है ये किसका प्रतीक है। अब देखो और क्या दे रखा है, ऑप्शनों में देखो, ऑप्शनों में जो दे रखे हैं वो सभी देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
देखो, ध्रुवीकृत विद्युत अपघटे संधारित्र, यानी ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ध्रुवित कैपेसिटर। ध्रुवित कैपेसिटर कौन सा होता है, यानी जो जिसके ध्रुव बने, पोलराइजेशन यानी ध्रुव है, पोलरिटी कैपेसिटर। किस प्रकार का प्रतीक होता है ध्रुवित कैपेसिटर का, इस प्रकार का प्रतीक होता है, ये प्लस और ये माइनस। कई बार इसको इस प्रकार से भी दर्शा देते हैं, यानी ये इस प्रकार से बना देते हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो ये हो गया ध्रुवित कैपेसिटर का। दूसरा है गैर ध्रुवीकृत विद्युत अपघटे संधारित्र। जो गैर यानी सामान्य क्या संधारित्र कह सकते हैं इसे हम, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है गैर ध्रुवित, तो ये हो गया। अगला है परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र क्या है, ये हो गया संधारित्र और ये हो गया परिवर्तनीय, तो परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। अगला प्रीसेट संधारित्र, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रीसेट संधारित्र। तो प्रीसेट संधारित्र किस प्रकार का होगा, ये हो गया संधारित्र और ये हो गया प्रीसेट, यानी इस प्रकार से ये हो गया प्रीसेट संधारित्र। अगला है आर्मर संधारित्र, यानी गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, यानी समांतर वेरिएबल के समांतर क्रम में वेरिएबल कैपेसिटर कह सकते हैं इसे हम। ये कैपेसिटर है और ये वेरिएबल और इनका मान एक साथ परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये हो गया गैंग कैपेसिटर। अब जो आरेख में दे रखा है वो कौन सा है, ये आरेख दर्शाया है, तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र, यानी वेरिएबल ट्यूनिंग कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत ऊर्जा पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है। यदि कैपेसिटर पूर्ण आवेशित हो जाता है तो धारा प्रवाह में क्या होता है। जब कैपेसिटर पूर्ण आवेशित हो जाता है तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो ऑप्शन देखो इसमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है, सही है। विद्युत धारा का प्रवाह दोगुना हो जाता है, नहीं। विद्युत धारा का मान प्रवाह मूल मान का आधा हो जाता है, नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह मूल मान का 1/4 हो जाता है, नहीं। विद्युत धारा का प्रवाह मूल मान का 5वां हिस्सा हो जाता है, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाह का रुक जाना, यानी विद्युत धारा है वो रुक प्रवाहित होने से रुक जाती है यदि संधारित्र पूर्ण आवेशित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक 2 फैराड संधारित्र के पास 1 कूलम आवेश है तो इसके टर्मिनल वोल्टता की गणना कीजिए। किस प्रकार से हल करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि कोई संधारित्र है जिसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी संधारित्र की वोल्टता क्या होगी यदि इसका मान यानी C बराबर है 2 फैराड, यानी कैपेसिटेंस का मान है 2 फैराड के पास 1 कूलम आवेश है, क्यों बराबर है 1 कूलम। तो V का मान ज्ञात कीजिए, V बराबर क्या होगा। सूत्र क्या है, क्यों बराबर है C इंटू V, यानी C इंटू V। ज्ञात करना है V, तो V बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बट्टा C। आवेश का मान क्या है 1 बट्टा C का मान क्या है 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 वोल्ट। इसमें है ए ऑप्शन में देखो 0.5 वोल्ट, तो राइट आंसर हो गया ए 0.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है, एक परिणामीत्र में सर्वाधिक दक्षता पर ताम्र हानि व लौह हानि का अनुपात होता है। यदि ट्रांसफार्मर पूर्ण दक्षता पर प्रचलित है, यानी सर्वाधिक दक्षता, पूर्ण का क्या है, सर्वाधिक दक्षता पर प्रचलित है, जिसकी दक्षता अधिकतम है, तो लौह हानि और ताम्र हानि का मान क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर में यदि ताम्र हानि और लौह हानि का मान बराबर है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता सर्वाधिक होगी, यानी जो लौह हानि का मान है वही ताम्र हानि का मान है, तो इसकी दक्षता अधिकतम होगी, यानी सर्वाधिक दक्षता पर वो प्रचलित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का मान समान है। मान लो 500 वाट लौह हानि है और 500 वाट ही
ताम्र हानि है तो 500/500 या 1:1 हम कह सकते हैं, दोनों का मान बराबर है तो 1:1। तो राइट आंसर क्या हो गया 1:1, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर खुला पथ परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है, यानी ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा लोहा हानि का मान ज्ञात किया जाता है। लोहा हानि कौन कौन सी है, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेज, ये दोनों ही लोहा हानि है। अब ऑप्शन देखो, कोर हानि यानी कोर हानि कह सकते हैं या लोहा हानि कह सकते हैं, सही है। हिस्टैरिसीस हानि, अब यदि कोर हानि दे रखा है तो हिस्टैरिसीस और एडी करंट के दोनों कोर हानि में आ जाती है, तो ये अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ताम्र हानि ज्ञात करने के लिए तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। एडी करंट हानि बी और सी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी लो हानि या कोर हानि हम कह सकते हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया ए, कोर हानि। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, डाइपोल पर कुल विद्युत बल क्या होता है, यानी एक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो डाइपोल पर कुल विद्युत बल का मान क्या होगा, हमेशा 0 होता है। यानी डाइपोल में पर विद्युत वाहक बलों का योग 0 होता है, तो कुल विद्युत वाहक बल 0 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है, यानी जो परिपथ विच्छेदक है या सर्किट ब्रेकर है, ये इसका मूल कार्य क्या है। अब इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा काम सर्किट ब्रेकर का है, आर्क का निर्वापित करना यानी आर्क का समन करना या निर्वापित करना, सही है, सर्किट ब्रेकर का काम है ये। आसपास की वायु को आयनीकृत करना, आयनीकृत नहीं करना होता है, यानी आयनीकृत नहीं करता है, इसमें देर का आयनीकृत करना ये तो गलत है। आर्क द्वारा वोल्टेज को संचरित करना ये भी गलत है, आर्क उत्पन्न करना ये भी गलत है। सर्किट को क्रियाशील करना, सर्किट को कार्यरत करना, तो ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्क को निरूपित करना। अगला क्वेश्चन है प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रकार है, प्रेरण नियामक इनमें से किसका एक विशेष प्रकार है। ऑप्शन देखो, ट्रांसफार्मर, डायोड, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, शोधक। प्रेरण नियामक यानी प्रेरण रेगुलेशन किसका विशेष एक प्रकार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्शन का। तो यानी इंडक्शन नियामक क्या है, ट्रांसफार्मर का एक विशेष प्रकार है, तो राइट आंसर हो गया ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर स्थापना के लिए निम्न में से क्या उपस्थित नहीं होता है, यानी इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है ट्रांसफार्मर स्थापना में। ऑप्शन है यानी ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ये कह सकते हैं हम। संरक्षक ट्रांसफार्मर यानी कंजर्वेटर कह सकते हैं इसे, तो ये ट्रांसफार्मर का भाग है। ब्रीदर ये भी ट्रांसफार्मर का एक भाग है। बकौल ये भी ट्रांसफार्मर का भाग है। उत्तेजक यानी एक्साइटर या उत्तेजक हम कह सकते हैं, ये एक प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर का भाग है, ट्रांसफार्मर का नहीं है। टेप प्रवर्तक ये भी एक ट्रांसफार्मर का भाग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्तेजक यानी उत्तेजक है जो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, प्रत्यावर्तक का भाग है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उत्तेजक है। अगला क्वेश्चन है एक परिणामीत्र में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तापमान का निर्धारण करने के लिए इनमें से कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन देखो, खुला पथ परीक्षण कोर हानि या लो हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लघु पथ परीक्षण ताम्र हानि का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सपनर परीक्षण लो हानि, ताम्र हानि और तापमान का जांच करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सपनर परीक्षण, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, तो राइट आंसर हो गया सपनर परीक्षण, सी। अगला प्रश्न है परिणामीत्र पर नियमित परीक्षण के तहत निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है, यानी ट्रांसफार्मर की जो टेस्टिंग करते हैं तो नियमित टेस्टिंग के अंतर्गत इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं आता है। ऑप्शन देखो, तापमान वर्धी परीक्षण ये नहीं आता है, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण ये है, सही है, ये आता है। लघु पथ परीक्षण ये भी आता है, वोल्टेज अनुपात परीक्षण ये भी आता है,
वाइंडिंग प्रतिरोध माप परीक्षण ये भी आता है, तो क्या हो जाएगा, तापमान वर्ती परीक्षण, ये नियमित परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, एक परिणामीतर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए, एक ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय प्रवाह का पथ है वो किस प्रकार होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधी होना चाहिए या उच्च रिएक्टेंस वाला होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए या निम्न रिएक्टेंस होना चाहिए, निम्न चुंबकीय अनुगम होना चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय प्रवाह का पथ है या मार्ग है वो निम्न रिएक्टेंस वाला होना चाहिए, यानी निम्न अनिच्छा या रिएक्टेंस हम कह सकते हैं, तो निम्न रिएक्टेंस वाला या अनिच्छा वाला होना चाहिए, तो राइट आंसर हो गया डी, निम्न अनिच्छा। अगला क्वेश्चन है, एक परिणामीतर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर होती है, यानी ट्रांसफार्मर की जो कोर है, जो कोर की मोटाई है, यानी जो पटलित पत्ती है, पत्ती की जो मोटाई है वो क्या होनी चाहिए, तो कोर की मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है। तो कोर की मोटाई कितनी रखी जाती है, 0.3 mm से 0.5 mm। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में देखो 0.3 mm से 0.5 mm के मध्य रखी जाती है कोर की, यानी जो पत्ती है, पटलित पत्ती है, उसकी को मोटाई, तो राइट आंसर हो गया ए, 0.3 mm से 0.5 mm। अगला प्रश्न है, एक परिणामीतर में नियमित दक्षता पर निर्भर करती है, ट्रांसफार्मर की नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन देखो, आपूर्ति आवृत्ति पर नहीं, भार धारा पर सही है, लोड के पावर फैक्टर पर सही है, बी और सी दोनों, ए और बी दोनों। तो क्या हो गया, भार धारा और लोड के पावर फैक्टर दोनों पर ही निर्भर करती है, तो राइट आंसर हो गया बी और सी दोनों, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी और सी दोनों। अगला है, 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण यानी फेज करंट मूल्य के बराबर होता है, 3 फेज स्टार संयोजित, यानी 3 फेज स्टार संयोजित परिणामीतर है, तो इसके अंदर क्या पूछा है, 3 फेज स्टार संयोजन, स्टार संयोजन के अंदर क्या पूछा है, यानी स्टार संयोजित ट्रांसफार्मर है जिसमें फेज करंट किसके बराबर होगा, आईपी बराबर क्या होगा, स्टार संयोजन में आईपी बराबर होता है आईएल, और यदि डेल्टा संयोजन है, डेल्टा संयोजन में आईपी बराबर होता है आईएल बट्टा √3। अब इसका पक्षांतरण करके और भी बना सकते हैं, इसमें आईएल बराबर आईपी कह सकते हैं, और इसमें आईएल बराबर क्या कह सकते हैं, √3 आईपी। तो इसमें स्टार संयोजन में पूछा है, तो स्टार संयोजन में आईपी आईएल के बराबर होगा, यानी आईपी और आईएल एक का मान समान होगा, तो लाइन करंट के बराबर होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन करंट के बराबर, यानी बी ऑप्शन में देखो सही राइट होगा। और यदि डेल्टा संयोजन पूछ लेता तो क्या होता, आईपी बराबर आईएल बटा √3, तो लाइन करंट में का 1 बटा यानी बटा 1 बटा लाइन करंट इंटू 1 बटा √3, या 1 √3 का मान कितना होता है, 1.732, तो लाइन करंट का 1.414 गुणा ये 1 यानी भाग 1.732 होता, तो इसमें राइट आंसर यानी इसमें स्टार संयोजन का पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक परिणामीतर में सौर स्तर परीक्षण को कहा जाता है, यानी सौर स्तर परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन देखो, नमूना परीक्षण सही है, विशेष परीक्षण नहीं, सामान्य परीक्षण नहीं, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण नहीं, लघुपतन परीक्षण नहीं, तो सौर स्तर यानी हमिंग या गुंजन का परीक्षण नमूना परीक्षण कहलाता है, तो ट्रांसफार्मर में गुंजन या सौर स्तर का परीक्षण नमूना परीक्षण कहलाता है, या इसको नमूना परीक्षण भी कहते हैं, तो राइट आंसर हो गया ए, नमूना परीक्षण। तो ये था जो थर्ड पारी का जो 24 अगस्त 2018 को थर्ड पारी का जो पेपर था वो। ठीक है साथियों,